नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक टाइम्स के एक लेख के आधार पर न्यूजीलैंड के एक बिल्कुल नए वीज़ा पर बात कर रहे हैं। नाम है पेरेंट बूस्ट विजिटर वीज़ा। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। तो हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं या निवासी हैं, उनके माता पिता के लिए इस वीज़ा का असल मतलब क्या है, क्या नियम है। बिल्कुल। और एक मज़ेदार बात इसमें यह है, जो लेख में भी है, कि इस वीज़ा से पेरेंट्स कुल मिला के 10 साल तक न्यूजीलैंड में रह सकते हैं। 10 साल, हाँ, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। है ना। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इसका सीधा सा मकसद क्या है, यही कि माता पिता को न्यूजीलैंड में अपने बच्चों, उनके परिवारों के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिले। हाँ। शुरू में ये वीजा 5 साल के लिए दिया जाता है और फिर इसे और 5 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है समझने वाली, जो लेख भी साफ करता है। वो ये कि ये वीजा किसी भी तरह से परमानेंट रेजिडेंसी मतलब स्थायी निवास का रास्ता नहीं है। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका डिजाइन पूरी तरह से आप कह सकती हैं अस्थायी तौर पर परिवार को जोड़ने के लिए है। शायद देश पर लंबे समय का बोझ ना पड़े ये सोचकर। सही कहा। तो फिर कौन अप्लाई कर सकता है इसके लिए, योग्यता क्या है? कुछ मुख्य शर्तें हैं, जैसे आवेदक को अप्लाई करते समय न्यूजीलैंड से बाहर होना चाहिए। ओके। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, कैरेक्टर ठीक हो, मतलब वो मानक पूरे करें, और सबसे जरूरी, उन्हें उनके वयस्क बच्चे का स्पॉन्सरशिप चाहिए। वो बच्चा न्यूजीलैंड का नागरिक या निवासी होना चाहिए। और कुछ? हाँ, उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वो सच में सिर्फ विजिटर हैं, घूमने या रहने आ रहे हैं, और अपने देश से उनके रिश्ते मजबूत हैं, मतलब वापस जाने का इरादा है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं पैसे और स्पॉन्सरशिप की शर्तों पर। ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। तो या तो पेरेंट्स को खुद दिखाना होगा कि उनके पास पर्याप्त पैसा है, या फिर उनका जो बच्चा स्पॉन्सर कर रहा है उसकी आमदनी एक तय सीमा से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, वो सीमा क्या है? अगर एक बच्चा अकेले स्पॉन्सर कर रहा है एक पेरेंट के लिए, तो उसे कम से कम न्यूजीलैंड की जो औसत आय है, मीडियन वेज जिसे कहते हैं, मीडियन वेज, हाँ, उतना कमाना होगा। और अगर 2 पेरेंट्स को बुलाना है या पति पत्नी मिलकर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो जरूरत बढ़ जाती है। जैसे अगर जॉइंट स्पॉन्सर है तो उनकी मिलीजुली आय औसत वेतन का 1.5 गुना होनी चाहिए, और हर अतिरिक्त पेरेंट के लिए आधा गुना और जोड़ लीजिए। बाप रे, काफी ज्यादा है ये तो। हाँ, एक और रास्ता है वैसे। क्या? पेरेंट्स अपनी खुद की आय या बचत दिखा सकते हैं, लेकिन वो रकम भी बहुत बड़ी है, मतलब लाखों न्यूजीलैंड डॉलर्स में। अच्छा, और ये पैसा उधार या गिफ्ट का नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख साफ कहता है कि उधार या तोहफे का पैसा नहीं चलेगा, अपना कमाया या बचाया हुआ होना चाहिए। और स्पॉन्सरशिप, वो तो जरूरी है ही। हाँ जी, अनिवार्य है, और ये वयस्क बच्चों से ही आनी चाहिए, नागरिक या निवासी। क्या भाई बहन मिलकर स्पॉन्सर कर सकते हैं? हाँ, अच्छी बात यह है कि जॉइंट स्पॉन्सरशिप हो सकती है, जैसे बच्चा और उसका पार्टनर, या फिर भाई बहन मिलकर भी कर सकते हैं। और स्पॉन्सर की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे की है? नहीं, सिर्फ पैसे की नहीं, ये पक्का करना भी उनकी जिम्मेदारी है कि पेरेंट्स वीजा की सारी शर्तों का पालन करें। ओके। अब स्वास्थ्य और बीमा की बात करते हैं, इसमें भी सख्ती है? हाँ, काफी। आवेदकों को न्यूजीलैंड के जो हेल्थ स्टैंडर्ड हैं वो पूरे करने होंगे, और इसमें कोई मेडिकल वेवर मतलब छूट नहीं मिलेगी। कोई रियायत नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, और मेडिकल सर्टिफिकेट, वो कितना पुराना चल सकता है? ये थोड़ा ट्रिकी है। पहले वीजा के लिए हो सकता है पुराना सर्टिफिकेट चल जाए जो पहले कभी दिया हो, लेकिन वीजा के बीच में लगभग 3 साल बाद एक जांच होती है। हाँ, सुना। और दूसरे 5 साल के वीजा के लिए बिल्कुल नया मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। समझ गया। और बीमा, इंश्योरेंस तो अनिवार्य है ही, मतलब बिल्कुल जरूरी। ये एक तरह से पेरेंट्स के लिए भी सुरक्षा है और न्यूजीलैंड की पब्लिक हेल्थ सर्विस के लिए भी। कवरेज कितना होना चाहिए? कवरेज काफी ज्यादा चाहिए। इमरजेंसी मेडिकल केयर, कैंसर का इलाज, जरूरत पड़ने पर वापस अपने देश भेजने का खर्च, यहाँ तक कि पार्थिव शरीर वापस भेजने का खर्च, इन सब के लिए लाखों न्यूजीलैंड डॉलर का कवर होना जरूरी है। ओह, ये तो काफी महंगा होगा शायद। हो सकता है। और प्रक्रिया ये है कि जैसे ही वीजा की सैद्धांतिक मंजूरी मिलती है, जिसे अप्रूवल इन प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ। उसके 3 महीने के अंदर पहले 12 महीनों का बीमा खरीदकर उसका प्रूफ देना होता है, और फिर इसे चालू रखना होता है। हाँ, पूरे वीजा पीरियड के दौरान, मतलब पूरे 5 या 10 साल बीमा बनाए रखना लाजमी है। और अगर कोई चूक गया, बीमा एक्सपायर हो गया या रिन्यू नहीं कराया?
तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। वीजा कैंसिल हो सकता है, अच्छा। देश से निकाला जा सकता है, हाँ। मतलब डिपोर्टेशन। हाँ। और भविष्य में न्यूजीलैंड के किसी भी वीजा के लिए शायद वो अयोग्य भी हो जाएं। तो ये हल्के में लेने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि वीजा मिलने के बाद क्या होता है, नियम क्या है रहने के? अनुपालन और नवीनीकरण। वीजा मंजूर होने के 6 महीने के अंदर पेरेंट्स को न्यूजीलैंड पहुंचना होता है, ठीक है। और 5 साल की जो अवधि है वो उनके पहली बार आने की तारीख से शुरू होती है। इस दौरान वो आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन वो 3 साल वाली बात क्या थी? हाँ, वो एक जरूरी पॉइंट है। 3 साल पूरे होने के बाद और चौथा साल शुरू होने से पहले वीजा धारकों को एक बार न्यूजीलैंड छोड़कर बाहर जाना होगा। बाहर जाना होगा? क्यों? और फिर एक कंप्लायंस चेक पूरा करना होगा। इसमें वही नया मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा और ये सबूत देना होगा कि बीमा अभी भी चालू है। अच्छा, तो ये एक तरह का मिड टर्म चेक है। हाँ बिल्कुल, ये पक्का करने के लिए कि सब नियम फॉलो हो रहे हैं। और अगर सब ठीक रहा तो? अगर सब शर्तें पूरी होती रहती हैं तो पेरेंट्स दूसरे 5 साल के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कुल 10 साल का स्टे संभव हो जाता है। लेकिन अगर इस कंप्लायंस चेक में कोई गड़बड़ हुई तो फिर मुश्किल हो सकती है। भविष्य के विजिटर या रेजिडेंट वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पेरेंट बूस्ट विजिटर वीजा एक तरीका तो देता है न्यूजीलैंड में बसे बच्चों के साथ लंबा समय बिताने का। हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है। लेकिन ये अस्थायी है और काफी सारे नियमों से बंधा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे परिवार को साथ रखने की इच्छा और देश के सिस्टम पर बोझ ना पड़े, इसके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल सही। इसमें सबसे जरूरी बात याद रखने वाली यही है कि ये अस्थायी प्रकृति का है और नियमों का पालन वो बहुत बहुत जरूरी है। ये परमानेंट रेजिडेंसी का कोई विकल्प नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। सही कहा। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। भले ही ये वीजा 10 साल तक रहने की सहूलियत देता है, जो काफी लंबा समय है, लेकिन इसकी जो अस्थायी प्रकृति है और ये शर्त कि अपने देश से मजबूत रिश्ते बनाए रखने हैं, इसको देखते हुए परिवारों को लंबी अवधि में भावनात्मक और व्यवहारिक तौर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में सोचना दिलचस्प होगा।